हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 NIOS बोर्ड का जो है चैप्टर 7 शूट सिस्टम, यानी शूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है प्रहोत तंत्र। ये जो है दोस्तों 11वीं क्लास और 12वीं क्लास जो है जो NCERT के चैप्टर उनको भी ये कवर करता है। आपको जो है ये दोनों लैंग्वेज में प्रेजेंट होगा, आपके समक्ष होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाई जाएगी एक अलग अंदाज से। ठीक है, इसमें जो है शूट सिस्टम के बारे में यानी प्रहोत तंत्र के बारे में हर एक जो है ब्रीकी को हम समझेंगे और जानेंगे कि आखिर ये चीज़ होती क्या है और ये किस तरह जो है आपके स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर और फ्रूट सीड्स में अपनी इम्पोर्टेंट योगदान देता है। ठीक है, तो लेकिन जो ये चैप्टर जो होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th CBSE के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है NIOS बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है BA पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है MA के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic is internal structure of leaf. Friend, it's an important topic, internal structure of leaf. There are first of general feature. What do you mean to general feature? The leaves of most dicot is a plant is a dorus ventrals and oriental horizontal with their differentiated to the mesophyll. There is a those of monocots are isobilaterals orient and vertically mesophyll is under differentiated. So, VS of the leaf show the three main part: epidermis, mesophills, and vascular system. Friend, the VS of leaf of showing three parts is epidermis, mesophyll, and vascular system. The first of all of epidermis. The epidermis is a present on the both upper and lower surface of leaf. Friend, epidermis present is the upper surface and lower surface of leaf, means both side. The some epidermal cells give to rise to the guard cells. Some is guard cells that get arranged from openings called to stomata. Is the opening of stomata which helps exchange of gases from to photosynthesis and respiration and the evaporation of water vapor due to the transpirations. In some monocots leaves, some epidermal cells upper epidermis and become enlarged for to the wolfform cells which are lost water so that the leaves will become tubular and reduced to transpiration on the hot sunny day. And mesophyll consist of chloroplast containing a paraphyllema is the chlorochima and is responsible for the carrying out of photosynthesis. It is differentiated into the palocydates and sponge cells the dicot leaves. In a monocot leaves is a plasmacyte tissue is a locking through their mesophills as only spongy tissue. Here is the basal cell, the occur below upper epidermis in dicot leaves, and cells are radically
ignatids compactly arranged and possess abundant is a chloroplast and a spongy cell. There is a curvature of the placocyl cells in the dicot leaf and cell regular and closely arranged and contained favors the chloroplast store the gas in the intercellular space. And third is a vascular bundle. There is a conjointed to the collaterals and closed in each bundle. Xylem is located on the upper side, ventral and phloems on the lower side is a dorsal. The most vascular bundle are surrounded by the colorless parenchyma called to the bundle shaded and border parenchyma. So in this picture, there is showing the picture of BS of dicot and dorsal ventral leaves. There is a part of leaf of VS dicot distal. There is shown the upper epidermis and the last is the lower epidermis. And the below sides, parenchyma, bundle setted, xylem, phloem, sponges, and the parenchyma, substomatous and cavity also. And stomach is the present and bundle setted at their side. And second is the BS of the monocot is isobaldral leaves. There is the upper epidermis and lower dermis is the both side. There is a bundle setted and vascular bundle. Mesophyll tissue and some stomal chamber, stomata, sclerenchyma, phloem, xylem present on this leaf. देखिए दोस्तों, ये पार्ट जो हमारा है पत्तियों की आंतरिक संरचना, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी एग्जामों के इम्पोर्टेंट रहता है पत्तियों की आंतरिक संरचना। तो कहते हैं सामान्य लक्षण जो इसके अंदर होता है, अधिकांश द्विबीजपत्री पत्तियों में जो है पत्ती पुष्टधारी अथवा क्षैतिज दशा में जो है अनिव्यक्त अथवा विभेदित जो है पर्ण मध्यस्थ यानी मेसोफिल्स युक्त होती है, परंतु एक बीजपत्री पादपों में पत्ती जो होती है समपक्षवर्गीय यानी आइसोल बाइलेटरल अर्थात पर्णविभेदक यानी मेसोफिल्स युक्त होती है। पत्तियों की जब उदरकाट तीन मुख्य भाग दर्शाते हैं, ठीक है। एक है बाहरी त्वचा, एपिडर्मिस, पर्ण मध्यस्थ और संवहन तंत्र। तो ये तीनों चीज़ें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है पत्तों में। कहते हैं हमारे लेयर जो इंसानी लेयर होते हैं उसमें भी तीन ही पार्ट प्रेजेंट होते हैं। एपिडर्मिस, डायमिस और सबक्यूटेनियस लेयर जो होती है हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है। तो पत्तियों में भी उसी प्रकार से तीन लेयर ही जो है प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले हमारे समक्ष जो आता है बाहरी त्वचा। कहते हैं पत्ती के दोनों ऊपर तथा नीचे सतह पर पाई जाती है। इसके कुछ कोशिकाएं द्वार यानी गार्ड सेल्स होते हैं जो कोशिका बनाती है, जो व्यवस्थित होकर छिद्र बनाती है। यानी ये जो है व्यवस्थित होकर जो है इसके कोशिकाएं द्वार यानी गार्ड सेल जो होती है छिद्र को बनाती है, जिन्हें स्टोमेटा भी कहते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन हेतु जो है गैस विनिमय तथा वाष्पशोषण के सामान्य जल वाष्पन मदद भी करती है। कुछ एक बीजपत्री पत्तियों में कुछ बाहरी त्वचित जो है कोशिका जो ऊपरी एपिडर्मिस पर रहती है, बड़ी होकर जो है बुल्ली फॉर्म्स कोशिकाओं का निर्माण करती है जिसमें जल बाहर निकलता है। इसके कारण पत्तियां जो है नलिकाकार हो जाती है ताकि तेज गर्मी में जो है वाष्पशोषण कम हो सके। देखिए दोस्तों, कहते हैं पत्तियों में एपिडर्मिस का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसमें जो है गार्ड सेल जो है बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है। आपको पता है स्टोमेटा यानी रंध्र का कार्य जो होती है, ठीक है, इसका काम क्या होता है कि जो गैस विनिमय करना होता है और भोजन बनाने में पानी के जो है हर्षपत होने से बचाता है। तो ये जो होता है जैसे कि अगर तेज़ धूप पड़ता है, खाना बनाया हो जाता है, तो ये क्या करता है स्टोमेटा को जो होता है उसको बंद कर देता है, ठीक है। और जैसे भोजन बनाने का समय होता है स्टोमेटा खोल देता है। इससे क्या होता है पौधों से जो पानी होती है वो सूर्य के प्रकाश जो है वाष्पशोषण नहीं कर सके, यानी जो है वेपरेट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से पौधे जो होती है अपना जीवन बनाए रखती है। तो इसलिए कहते हैं बाहरी त्वचा का जो है एक महत्वपूर्ण कार्य यानी एपिडर्मिस का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर बनता है। उसके पश्चात है पर्ण मध्यस्थ। कहते हैं हरित लवक युक्त मध्यस्थ यानी हरित ऊतक का बना होता है तथा जो है प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करता है। कहते हैं द्विबीजपत्रियों में यह दो प्रकार की कोशिकाओं में विभाजित करती है। देखिए जो द्विबीजपत्री होती है उसमें दो प्रकार से जो है कोशिका को विभाजन करता है, जो कि इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। कहते हैं कि इसमें जो होता है संभोतक यानी पेलोसाइट जो तथा स्पंजी कोशिका भी कहलाती है। एक बीजपत्रियों को जो है मुक्त स्तंभोतक नहीं होती है, केवल स्पंजी ऊतक में ही होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा यही पॉइंट आता है कि संभोतक कोशिकाएं होती क्या है, ऊपरी बाह्य त्वचा के नीचे व्यवस्थित होती है। जो ऊपरी त्वचा बनती है उसके नीचे जो है ये व्यवस्थित होती है। इसमें जो है हरी लंबी पास व्यवस्थित कोशिकाएं पाई जाती है
और कहते हैं हरित लवक अधिक संख्या में जो होती है विद्यमान रहती है। इसमें दूसरा जो स्पंजी कोशिका क्या कार्य करती है, ये जो होती है ये करती है स्तंभक कोशिकाओं के नीचे स्थित होती है, यानी जो हमने पहला पढ़ा था स्तंभोतिकी कोशिका, उसके नीचे जस्ट जो है स्पंजी कोशिका पाई जाती है। यानी आप देखोगे कि उसमें काफ़ी एयर गुहा भरी रहती है, जैसे चित्र में भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, कोशिकाओं की आकृति जो है अनियमित तथा शिस्तीय व्यवस्थित से हरित लवण कम संख्या में उपस्थित होती है। अंतर कोशिकाएँ कोशों में जो है गैसों का संग्रह काफ़ी रहती है। ठीक है, उसके पश्चात जो थर्ड पॉइंट आता है, यानी थर्ड पार्ट जो पत्तियों में होता है वो है संवहनीय पुल। ये संयुक्त पार्श्विक एवं बंद होते हैं। ठीक है, यानी बंद तरह के पाए जाते हैं। कहते हैं प्रत्येक पुल में जाइलम जो है ऊपरी सतह की ओर पुष्टीय स्थित होती है। ठीक है, अधिकांश संवाहिनी पुल जो है रंगहीन मृद्रिक कोशिकाओं से घिरा रहता है, जिसे हम बंडल या अच्छद्र अथवा सीमांतक जो है मुद्रतक कहते हैं। यानी आप यहाँ पर जो बॉर्डर प्रोकाइमा को है देख भी सकते हो, जैसे कि आपको डायग्राम में भी दिखाने की कोशिश किया गया है। इसमें आप देखोगे कि ऊपरी जो बाहरी त्वचा है और निचली बाहरी त्वचा यानी एपिडर्मिस अपर एंड द लोअर प्रेजेंट है। सबसे पहले तो यही बात आपको देखना चाहिए। मैंने स्पंजी पेरोकाइमा की बात बताई थी। देखिए स्पंजी पेरोकाइमा भी आपको दिख रहा होगा, जो काफ़ी वाइट दिख रहा होता है और स्पेस खाली होता है, यानी गैप होता है इसमें। ठीक है, एपिसेडेड पेरोकाइमा होता है, वनडी शीत होती है, जाइलम फ्लोएम, स्पंजो पेरोकाइमा, अंतरित गुहा, स्टोमेटा गुहा, इस सारे प्रेजेंट होते हैं, जो कि काफ़ी इसको इंपॉर्टेंट बनाता है। यानी रंध्र स्टोमेटा भी यहाँ प्रेजेंट होता है, जो समय आने पे खुलता है और फिर बंद हो जाता है। उसके पश्चात जो है इसका दूसरा जो है वो तो हमारा था द्विबीजपत्री में। अब एक बीजपत्री में जो है सेम उसी तरह से डायग्राम भी आपके समक्ष होगा। ठीक है, इसमें जो है ऊपरी त्वचा और निचली तो रहती ही रहती है। बाकी बुलिफॉर्म कोशिकाएं ऊपर वाला पार्ट में होता है। ठीक है, पुल्ली बंडल शीत भी होती है, संवाहन बंडल भी होती है, मणिप्रयोतक भी पाई जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जाइलम फ्लोएम इसमें भी पाया जाता है, सोरकाइमा, रंध्र, तो इस कहते हैं दोनों होते हैं काफ़ी हद तक सामान्य होते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बनाता है। तभी दोस्तों कहते हैं कि इनका जो कार्य है बहुत ही विशिष्ट है। पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए जो है अग्रसर रहते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है और कई क्लासों के लिए जो है इंपॉर्टेंट भी है। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटल अपरेचर। फ्रेंड, what do you mean to structure of stomatal aperture is a dicot leaves is a stomatous aperture is a made up of two semicircular guard cells surrounding a pore stomata shown in the figure. The guard cell is a containing chloroplast and regulate the opening and closing of stomata. Stomata spore open into the internal cellular space of mesophiles. The number of shape and distribution of stomata varies depending upon the plant, whether to the xerophyte and mesophyte. There is a distribution of stomata. So the first is a plant and second is stomata character and third is an example. Friend, the first is a plant is a dicot. The first point is a dicot. There is a stomatous character is a guard cell, semicircular and forms occur generally on the lower surface guard cell dumbbells. An example is a mango and a neem. And second is a monocot. Monocot is a guard cell, is a dumblet. There is example of mazines. And third is a exophytes. Exophytes is a to reduce a transpirations is occur only the lower surface and the absence of less number of the upper surface may be a sunken. There is example of nerium. And fourth is the hydrophyta with the floating leaves with the upper margis leaf. There is the occur only the upper surface stomata absent and the lotus hydroelia is example. Now you can compare to internal structure of dicot and monocot leaf from figure. Friend, here table the difference between the internal structure of dicot and the monocot leaf. There are first a tissue, second dicot leaves and third is a monocot leaf. The first epidermis, the epidermis stomata and below form cell. There is occur generally in the lower epidermis and here is the Volcroma cell is absent. But monocot leaves thirdly is occur both upper and lower epidermis and present in upper epidermis. And second is a mesophyll tissue and the dicotyl leaf is differentiated into the plastocytes and the spongy parenchyma. But monocot leaf is only spongy parenchyma and they are present. And third is a vascular system.
The vascular system is the first, but second is in their form of network, but third is in a rows, and second is a vascular bundle in the midribs and region to large list of the vascular bundle, decreasing the size toward the leaf margin. The third is their vascular bundle is the middle ribs is a large, but other vascular bundles are small, generally a small size. And next is the special feature usually form cell. There is a special types of cell, motor cells found in the upper lips surface and some monocot. Example, Maxis, Vajra, Jwar. And they help the leaf to the roll and the unroll of the due to change into the turbidity. And the leaves roll when to this a cells loss of water due to high rate of transpirations, especially at the midday on hot sunny day. And thus the under dry condition they help in the reducing the loss of water vapor through the stomata. And second is the hair. The hair are present especially on the leaves on the plant growing in dry conditions. They check their rate of transpirations. And next point is there protect the leaf from to the bright sunlight, high temperature and air pollution. And third point is the hydro. Third rates is the water stomata. Here these are the specially structure that present the leaves of any angiosperm and guidance the mustarus is occurring in the humidity climate. And through this is opening excretions of water and minerals plus simple organics compound in the liquid from the gutations take place. When the water absorptions by a plant is a more and transpiration is a less. There is a heterothyroid is there intracellular space, epidermis, fascias, and the stomata chamber epithelium. So in the diagram, there is second diagram is stomata aperture for the dicot leaf. There is a dicot leaf is the stomata, chloroplast, epidermis cells, and guard cell is also present. There is a digital structure on your screen. The here show the difference between the stomata and hydrodotate. Friend, the first is character, second is the hydrodotate, and third is the stomata. The first of all of size. Size hydrodotate is the large, but third is the small. And location. Located at the venous and ending near leaf margins only. But third is the present. There is the present throughout their leaves surface. And a structure, a way remain to the open, but stomata they are open and closed the depending upon to light intensity. And the loss of water, the water come out of the liquid from and the content dissolved to the salt and the sugar. And here the third point is the water loss in the vapor form. And the fifth point is the occurrence. The second time hydrodotate is the found in the plant of humidity area. Stomata in plant occurring in all climatic conditions. And sixth point is the psychologically process is the gutations is the hydrodates and the transpiration of stomata. दोस्तों यहाँ पर जो है रंध्रीय उपकरण की स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटल अपर्चर जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें जो है रंध्रों के उपकरण की संरचना जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट मायने रखता है। ठीक है, क्योंकि रंध्र जो होती है आपको पता है स्टोमेटा होती है। स्टोमेटा का जो है एक तरह से जो है भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये एक्सचेंज ऑफ गैस करता है, यानी गैसों का विनिमय करता है, प्लस जो है पानी को हर्ष से बचाता है और ये गार्ड सेल्स के रूप में भी रहता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसको बनाता है। कहते हैं द्विबीजपत्रियों में प्रत्येक रंध्र में 2 अर्धवृत्ताकार द्वार कोशिकाएं होती है। ठीक है, जो द्विबीजपत्री होती है उसमें जो है रंध्र में 2 अर्धवृत्ताकार द्वारा जो कोशिकाएं होती है जो एक छिद्र स्टोमेटा यानी रंध्र को घिरी रहती है, यानी स्टोमेटा जो होती है चारों तरफ से घेर रखी होती है। द्वार कोशिका जो हरित लवक युक्त होती है। द्वार कोशिका का मतलब दोस्तों यही होता है कि सेल गार्ड की बात जो है वो हरित लवक होती है, युक्त होती है, यानी फोटोसिंथेसिस की रिगार्डिंग होती है, यानी उसमें जो होता है क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। रंध्रों में खुलने एवं बंद होने को नियंत्रित भी करती है, यानी इसका कार्य जो होता है गार्ड सेल का वो खुलने और बंद करने में जो है इसका नियंत्रण रहता है, यानी इसी के कारण जो है ये खुलता और बंद होता है। यानी रंध्र जो है छिद्र अंतर कोशिका गुहा यांत्रोद्रादिज यानी कोस्टा सब स्टोमेटा चैम्बर। देखिए यहाँ पर जो है गार्ड सेल इंपॉर्टेंट भूमिका अदा कर रहा है और इंसान में जो है एक जो है जमान होती है यानी जो आपका टंग्स होती है वो इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है, कोई भी चीज़ को मुंह में जाने से रोकता है। तो काफ़ी सिमिलरिटी इंसान और पौधों में है, जिसको आप जानना चाहोगे तो बहुत कुछ जान सकोगे। ठीक है, अगर आप इसको बहुत ही गंभीरता से समझोगे ना तो बहुत कुछ जो है आपको समानताएं दिखेगी।
रंध्रों की संख्या, आकार तथा वितरण विभिन्न होते हैं। तो कहते हैं कि रंध्रे जो होती हैं उनकी विभिन्न विभिन्न संख्याएं होती हैं, आकार विभिन्न होती हैं। लेकिन रंध्र जो है छिद्र अंतरकोशिका गुहा अंतरकोश या सबस्टोमेटा चैम्बर्स में खुलता है। यानी ये कहाँ खुलता है दोस्तों? ये रंध्र छिद्र अंतरकोश की गुहा अंदर और अधिक कष्ट में खुलती है, यानी सबस्टोमेटा चैम्बर्स में ये जाकर खुलती है। और कहते हैं इस पर निर्भर भी करती है और पादप मरुस्थ यानी जो है मरुभिद्र यानी एक्सोफाइटिस और मेसोफाइट्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर भूमिका अदा भी करता है। अब हमारे समक्ष जो आता है रंध्रों का वितरण, मीन्स कि पादप, रंध्र लक्षण और उदाहरण कि पादप कैसे कैसे होते हैं पौधे और उनका जो है रंध्र लक्षण कैसी होती है। यानी एक तरफ जो है आपको पौधे दिए हुए हैं डिफरेंट जगहों के, डिफरेंट कैटेगरी के, और उसके पश्चात उसमें किस प्रकार के जो स्टोमेटा रंध्र होते हैं वो कार्य करते हैं और एग्जाम्पल के साथ दिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो सबसे पहले पादप तो हम लेते हैं द्विबीजपत्री वाले पौधे। तो इसमें क्या होता है, रंध्र लक्षण क्या होती है? ये द्वार कोशिकाएँ अर्धवृत्ताकार और जो है वृत्ताकार अधिकतर पत्तियों की निचली सतह पर उपस्थित होती है, जैसे कि आम और नीम एग्जाम्पल है। ठीक है ना, आम और जो नीम है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है एक बीजपत्री जो है कहते हैं एक बीजपत्री में जो होता है द्वार कोशिका दुर्गा सम और दोनों सतह पर उपस्थित होती है। जैसे कि मक्का में आप देख सकते हो जो मक्का होता है या इमेजिन होती है उसमें ये चीज़ प्रेजेंट होती है एक बीजपत्री में, क्योंकि इसमें जो होता है सम और दोनों सतहों पर उपस्थित होती जो है द्वार कोशिका। उसके पश्चात है मरुभिद्र यानी जो है राजस्थान वाले पौधे जो होते हैं, यहाँ वर्षण कम करने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट बात रखता है, केवल निचली सतह पर जो है ये उपस्थित होता है, ऊपरी सतह पर कम संख्या में उपस्थित होती है और धंसे हुए हो सकते हैं। देखिए दोस्तों इसका जो रंध्र होती है वो डायरेक्टली ओपन नहीं होती है। अगर डायरेक्टली ओपन होगी तो सारे के सारे पानी जो है चूस लेगा सन जो है चूस लेगा। तो इस वजह से क्या होता है, इसमें जो होती है निचली सतह पर होती है लेकिन धंसे हुए होती है, जैसे नेरियल्स में देखोगे तो ऐसा ही आपको नज़र आएगा। उसके बाद है जलवोदित यानी जल में पौधे रहते हैं, उनमें भी कुछ खास प्रकाश संश्लेषण होती है। तो इसमें जो है ये तैरती है, पत्ती युक्त होती है और निम्न युक्त, यानी जो तैरती है उसमें केवल ऊपरी सतह पर उपस्थित होती है और जिगमन पत्ती युक्त होती है उसमें रंध्र अनुपस्थित होती है। उदाहरण जो होगा आपको तैरती हुई वाले में जो है कमल है और दूसरा रंध्र अनुपस्थित होती है उसमें जो होगा हाइड्रेलिया में जो होता है रंध्र होता ही नहीं, स्टोमेटा होता ही नहीं, सबसे पहली बात। तो इससे हम ये जान जाएंगे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। अब जो हमारे समक्ष है वह है द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्रियों की आंतरिक संरचना में तुलना कि उसकी आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है और इसका क्या महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर रहता है। तो कहते हैं द्विबीजपत्री एक बीजपत्री पत्तियों की आंतरिक संरचना की तुलना यहाँ पर दर्शाया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और समझ के लिए भी ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहले तो आता है उतक। देखिए दोस्तों उतक मतलब है पार्ट उनके बॉडी के, और द्विबीजपत्री है पहला, दूसरा और थर्ड है हमारा एक बीजपत्री, जिसको हम पुष्पधर या पुष्पधर पत्ती भी कहते हैं। यानी इसको जो है एक बीजपत्री को हम समद्वीप पश्चिमी पत्ती भी कहते हैं। तो हिंदी थोड़ा डिफरेंट वर्ड होता है, ठीक है। मोनोकोट और डाइकोट आपको इजीली याद रह जाएगा। द्विबीजपत्री भी हो सकता है, एक बीजपत्री से भी समझ में आ जाता है। द्वि मतलब दो, एक मतलब एक पत्री। तो ये चीज़ें भी काफ़ी समझ देखिए, कहते हैं ना कुछ बातें जो होती है हिंदी में भी स्पष्ट होती है, कुछ जो होती है इंग्लिश में भी स्पष्ट होती है। तो इसलिए जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर आपके लिए जो है दोनों लैंग्वेज में लाता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाने की कोशिश किया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और आपको भी इसको जो है समझना चाहिए और त्रिपाण स्टडी सेंटर को प्रोत्साहित करना चाहिए, बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए, इससे जो है आपके लिए बेहतर से बेहतर किया जा सके। ठीक है, कहते हैं आप तो मुझे देख नहीं सकते लेकिन आप मेरी बातें जो है समझ सकते हो, क्योंकि कभी कभी जो होते हैं बातों भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसको समझना होता है। आपने एकलव्य की स्टोरी सुनी होगी, उसके बाद बेशक गुरु नहीं थे लेकिन उसने क्या किया, गुरु का जो है प्रतिमा बना के जो है ज्ञान प्राप्त किया। तो यहाँ पर आपके समक्ष गुरु का आवाज़ तो है, और कहते हैं पढ़ाई लिखाई में तो आवाज़ का ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। कोई शिक्षक आता है अगर वो ना बोले तो कहते हैं उसका पढ़ाना भी बेकार चला जाता है। तो कहते हैं जो शिक्षक होते हैं उनको बोलना ही पड़ता है और अधिक से अधिक बोलना पड़ता है। कई शिक्षक तो कहते हैं कि बोलते बोलते भी कई प्रॉब्लम भी में फंस जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि मैं इतना देर आपके समक्ष बोलता हूँ, आपके लिए जो है हर तरह की बातें समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है ना कि इसको शेयर कीजिए, दूसरे बच्चों को बताइए, इसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि इससे प्रोत्साहन बढ़ेगा मुझे और मुझे खुशी मिलेगी कि कम से कम बच्चे तो देखते तो हैं, समझ में तो आता है।
क्योंकि मेरा एक विचार और भी है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है अगर कुछ गलतियाँ हो रही है इसमें तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। दोस्तों ये अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है कि अगर आप मुझे गलतियों को बताइएगा तो मैं इसको बेटर से बेटर करने की कोशिश करूँगा और अच्छे से अच्छा करूँगा। देखिए मैं जानता हूँ कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो है परिपूर्ण नहीं है। मेरे से बेटर आप लोग जानते हो और आप लोग से बेटर भी दूसरे बंदे जानते हैं। लेकिन मैं जो हूँ सिर्फ सिलेबस के रिगार्डिंग आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता ना पड़े और सिलेबस के रिगार्डिंग जो है आप अपना टॉपिक इसमें से सिलेक्ट कर सको। ठीक है, तो ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप कमेंट कीजिए, बताइए और सजेशन भी मुझे दीजिए जो कि बहुत ही मेरे लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पर द्विबीजपत्र और एकबीजपत्र यानी मोनोकोट और डाइकोट के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर इसमें है क्या। तो सबसे पहले तो ऊतक ये आती है जिसमें बाह्य त्वचा के बारे में बताया गया है, जिसमें रंध्र आती है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या होता है, अधिकतम निचली बाह्य से उपस्थित होती है द्विबीजपत्री में। द्विबीजपत्री में दोस्तों जो होता है अधिकतर निचली बाह्य त्वचा पर ये उपस्थित होती है। और एक बीजपत्री में क्या होता है, दोनों ऊपरी तथा निचली बाह्य त्वचा पर स्थित होती है ये। ठीक है, उसका दूसरी बात बताता है कि बिलोफॉर्म कोशिका क्या होती है, ये होती है द्विबीजपत्री में अनुपस्थित होता है और एक बीजपत्री में क्या होता है, उपस्थित होता है। तो ये काफ़ी इसके लिए विशिष्ट बनाता है। उसके पश्चात है पर्ण मध्योतक। पर्ण मध्योतक का मतलब होता है ये जो है खम्भोतक यानी स्पॉन्ज मुद्रक में विभेदित होती है, यानी केवल स्पॉन्ज मुद्रक उपस्थित होती है, यानी ये जो होती है थर्ड के लिए होती है। उसके पश्चात है संवहन तंत्र। संवहन तंत्र के लिए पहले के लिए जो है जाल क्रम के रूप में उपस्थित होती है, बट थर्ड के लिए पांति में उपस्थित होती है। ठीक है, उसके बाद है वेस्कुलर सिस्टम। तो इसमें वेस्कुलर सिस्टम जो होती है संवहन तंत्र में, जो संवहन पुल मध्य सिरा में बड़ा बाकी छोटे पत्तियों किनारे में स्थित होती है, बट थर्ड में जो होती है संवहन पुल अधिकतम सामान्य माप के होते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इसको बनाता है। उसके पश्चात जो है विशिष्ट लक्षण। देखिए कुछ लक्षण के बारे में हमें जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमने पत्ते के बारे में इतना कुछ जान चुके हैं, लीफ के बारे में, तो उसके कुछ लक्षण भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो यही आता है बुल्लीफॉर्म कोशिकाएं। बुल्लीफॉर्म कोशिका का मतलब होता है मोटर सेल। ठीक है, यानी ये विशेष प्रकार की कोशिका यानी प्रेरक कोशिका मोटर सेल है जो मक्का और बाजरा ज्वार आदि जो कुछ एक बीजपत्री पादपों की पत्तियों की ऊपरी सतह पर ये उपस्थित होता है। ये मक्का, बाजरा, ज्वार आदि जो कुछ एक बीजपत्री पादपों की पत्तियों की ऊपरी सतह पर ये उपस्थित होता है। उसके बाद है संफिति। स्फीति मतलब में बदलाव होने से ये पत्ती जो होता है गोल होने तथा खुलने में मदद करता है। ये गोल होता है और खुलने में मदद करता है। उसके पश्चात हमारे समझ है खासकर गर्मी के मौसम में दोपहर में वर्षोजन दर अधिक होने के कारण जब इन कोशिकाओं में जल हानि होती है तब पत्ती जो होती है बिल्कुल गोल हो जाती है। देखिए दोस्तों, गर्मी में खास तौर पे इसके जो होती है दोपहर के समय इसकी कोशिकाओं जो होता है जल के हानि के बचाने के लिए पत्ती को जो है बिल्कुल ही गोल कर देता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट बनाता है। अंततः जो इसके पॉइंट अगला है, अंततः यह जो है शुष्क परिस्थिति में रंध्रों में जल वाष्प की हानि को कम करता है। तो ये यानी आप कह सकते हो कि इसमें जो होता है शुष्क परिस्थितियों में रंध्रों में जल वाष्प की हानि को कम करना इसका खासियत है। उसके पश्चात है रोम। देखिए रोम जो होती है दूसरा पॉइंट है, ये शुष्क परिस्थितियों में जो है उगने वाले अधिकांश पादपों की पत्तियों पर जो रोम पाए जाते हैं जो वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करते हैं। देखिए रोम का कार्य जो होता है वाष्पोत्सर्जन यानी जो होती है इसका वाष्पोत्सर्जन उसको कम करने का जो है सबसे इम्पोर्टेंट कार्य सौंपा जाता है। इसका जो है ये पत्तियों को तेज़ धूप, ऊंचे तापमान तथा वायु प्रदूषण से भी बचाती है। देखिए पत्ती का काम जो होता है कि ये जो होते हैं धूप और उच्च तापमान तथा वायु प्रदूषण से भी बचाना इनका एक महत्वपूर्ण कार्य बनता है। उसके पश्चात है जल रंध्र यानी हाइड्रोडेटिड्स यानी वाटर स्टोमेटा। देखिए ये विशेष प्रकार की संरचनाएं हैं जो आर्द्र एवं नम यानी ह्यूमिडिटी जलवायु में उगने वाले जो है आवृत्त विजीय पादपों जैसे गार्डन नष्ट सीम्स की पत्तियों में पाए जाते हैं। इनके द्वार जल के उत्सर्जन द्रव्य के रूप में यानी बिंदु स्वाद यानी गोटेशन में पाई जाती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष कुछ डायग्राम है जिसको आप देख सकते हो, जो कि स्टोमेटा के बिल्कुल स्टोमेटा जैसे ही दिखते हैं। एक जलरंध्र है और दूसरा जो है द्विपत्री उपकरण, जिसमें पहले में जो है आपको सभी चीज़ देख रहे होंगे द्वार, कोशिका, रंध्र कक्ष
एपिथेलियम, अंदर कोशिकाएं, एपिथेलियम ट्रैकिया। जबकि दूसरे साइड आप देखोगे तो यहाँ पर जो है स्टोमेटा का बहुत ही डिजिटल चित्र दिखाया गया है, जिसमें द्वार कोशिका है, एपिडेमस कोशिका है, क्लोरोप्लास्ट है और स्टोमेटा है। देखिए दोस्तों, ये बनाना भी बहुत ही आसान है आपके लिए और आपको याद भी करना महत्वपूर्ण रह जाता है। तो दोनों कंडीशन के लिए जो है चित्र जो है डायग्राम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। उसके पश्चात जो हमारे समक्ष जो है रंध्र एवं जल रंध्र में क्या अंतर है। देखिए, एक तो रंध्र है, ठीक है, एक है जल रंध्र। तो जल रंध्र और रंध्र में क्या अंतर है, तो लक्षण हम देखेंगे, उसको जल रंध्र और रंध्र में देखेंगे। पहले तो लक्षण में यह आता है माप या आकार। तो कहते हैं जो जल रंध्र होता है वो आकार में बड़ा होता है, जबकि रंध्र जो होता है बिल्कुल छोटा होता है, ठीक है। स्थान जो है पत्तियों के किनारे सिराओं के अंत में उपस्थित होता है, पत्तियों के सिराओं से अंत में स्थित होता है जल रंध्र। जबकि रंध्र जो होती है पत्तियों की संपूर्ण सतह पर उपस्थित होती है, पूरे पत्तों पर जो होता है आपका स्टोमेटा प्रेजेंट होती है। कि जल रंध्र में जो होती है पत्तियों के किनारे स्थित होता है। अब देखिए इसकी भी खासियत है। अब संरचना लक्षण में जो है संरचना, देखिए संरचना जो होती है जल रंध्र में वो सदा खुले रहते हैं, ये सदा ही खुला रहता है, क्योंकि जल में है तो पानी हर्ष के होने की क्या चांसेस होते हैं। बल रंध्र में जो होती है उसमें जो होती है प्रकाश की तीव्रता अनुसार खुलते एवं बंद होते हैं। तो कहते हैं ना दोस्तों, अब इसके तो पानी ही पानी है जल रंध्र में, तो वो तो भाई खुला ही रहेगा। और रंध्र में जो है पानी की बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो ये तो समय के अनुसार ही खुलेगा। तो कहते हैं दोनों में अपनी एक खासियत के साथ ये आगे बढ़ता है। उसके बाद जल हानि, देखिए जल द्रव्य रूप में निकलता है तथा उसमें जो है लवण एवं शर्कराएं खुले होते हैं। ये किसमें होता है, जल रंध्र में। लेकिन रंध्र में कहते हैं जल की हानि वाष्प रूप में होती है, इसमें जल की हानि तो होती है, बट जल रंध्र में ऐसा नहीं होता। जल द्रव्य रूप में निकलता है तथा उसमें जो है लवण तथा शर्कराएं घुले हुए होते हैं, यानी घुला ही रहता है। यानी पूरी तरफ से देखा जाए तो चारों तरफ से इसके जो है चारों हाथ जो है घी में है। उसके बाद जलहानि तो हो गया। उसके बाद उपस्थिति, देखिए उपस्थिति जो है स्थानों के पादप में उपस्थित होता है, स्थानों के पादप में उपस्थित होता है, वो जल रंध्र होती है। और रंध्र कहाँ होती है, समस्त जलवायु के पादप में उपस्थित हो, जो आते हैं, जो भी जलवायु में पाए जाते हैं, सभी पेड़ पौधों में जो है ये पाए जाते हैं पत्तियों में। उसके बाद कार्य प्रक्रिया, यानी जो है जल रंध्र जो होती है बिंदु स्वेत रहती है, जबकि यहाँ पर रंध्र में जो है वाष्पोत्सर्जन करती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। इसी के साथ दोस्तों ये टॉपिक जो है हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। ये टॉपिक जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट था सभी क्लासों के लिए, क्योंकि स्टोमेटा जो है हर एक क्लास में इंपॉर्टेंट रखता है, लेकिन यहाँ पर जो है विस्तार पूर्वक समझ थी, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, आप ये मत सोचिए कि वीडियो आधा घंटा का है कि 1 घंटा का है, आप सिर्फ ये सोचिए कि इससे आपको क्या ज्ञान प्राप्त हो गया। आपको पता है आपका लेक्चर भी जो होता है ना, वो भी 45 या 1 घंटा का होता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आधा घंटा में क्या समझाया जा सकता है किसी को, वो तो ऊपर की बातें समझाया जा सकता है, लेकिन हमें यहाँ पर जो है विस्तार से समझना है। अब 12वीं क्लास के बच्चे हो और 12वीं क्लास के बच्चों को हर एक जो है रीजन समझ में आना चाहिए, तभी तो आप जब बीएससी करोगे, बॉटनी करोगे, तो उसमें जो है आपको सारी बातें का नॉलेज होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। नहीं तो आप शकल देखते रह जाओगे दूसरे बच्चों को, और ये सब बातें आप जान जाओगे ना तो फटाफट आप सबको नाम बता दोगे। तो यही बात इंपॉर्टेंट रखता है, यही बात तो है जो है तिरपान स्टडी सेंटर को अलग करता है सभी टीचरों से, ठीक है, सभी इंस्टीट्यूटों से अलग करता है, क्योंकि यहाँ पर जो है विस्तृत है और जो है सिलेबस 22 है। अगर आप उतना भी कर लेते हो तो आप कोई भी एग्ज़ाम को करने में सक्षम हो जाओगे, ठीक है। और इसमें कहते हैं बहुत ही अच्छा था, बहुत मज़ेदार था टॉपिक। आगे जो है हम फ्लावर के बारे में जानेंगे, समझेंगे, फ्लावर के टॉपिक करेंगे। तो आप इसी तरह तिरपान स्टडी सेंटर के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करोगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th+2 को भी कवर करता है। साथ में
बीए जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा 8 सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।